हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है x धन 2 की घात n ऋण 1 धन x धन 2 की घात n ऋण 2 गुणा x धन 1 धन 2 की घात n ऋण 3 गुणा x धन 1 की घात 2। इसी प्रकार ये चलता जाएगा जब तक हमें नहीं मिलता x धन 1 की घात n ऋण 1 तक। हमें योगफल बताना है इस पूरी श्रेणी का कि क्या। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा वो ये होगा कि किसी भी श्रेणी का जो योगफल होता है, श्रेणी का योगफल जब r का मान, या हम कहते हैं सार्वानुपात, सार्वानुपात का मान, r का मान जो है 1 से छोटा हो, तब किसी भी श्रेणी का योगफल ऐसे होता है a गुणा a ऋण r की घात n बटा a ऋण r। तो ये होता है जब r का मान 1 से कम हो। तो बच्चों, इस प्रश्न में अगर हम देखें सार्वानुपात, सार्वानुपात तो वो ये हो जाएगा दूसरा पद बट्टा पहला पद, जो कि बराबर होना चाहिए तीसरे पद बट्टे दूसरे पद के, और जो कि इसी प्रकार बराबर होना चाहिए अगर हम अगले का निकालें चौथा पद बट्टे तीसरा पद। तो पहले हम देखते हैं क्या दूसरा पद बट्टा पहला पद आता है हमारे पास, वही सार्वानुपात हम ले लेंगे r। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा पद है x धन r की घात n ऋण 2, x धन 2 की घात n ऋण 2 गुणा x धन 1 बट्टा x धन 2 की घात n ऋण 1। तो यहाँ पे घातें x धन 2 बट्टा x धन 2 की घात n ऋण 2 बट्टे x धन 2 की घात n ऋण 1। जब ये जो अंश में है ये हर में जाएगा तो ये बन जाएगा x धन 1 बट्टा x धन 2 की घात n ऋण 1 गुणा x धन 2 की घात ऋण का n ऋण 2। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा x धन 1 बट्टा, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, n ऋण 1, इसके आगे ऋण का चिन्ह है तो ये हो जाएगा ऋण n धन 2, ऋण से ऋण कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा x धन 1 बट्टा ऋण का 1 और धन का 2, घात 1 हो जाएगी x धन 2। तो ये हमारे सार्वानुपात का मान आ गया। अब बच्चों, अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि x में 1 जुड़ रहा है अंश में, लेकिन हर में 2 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है हर बड़ा है अंश से, इसका मतलब r का मान जो होगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो हमेशा मान 1 से कम आता है। तो यहाँ पे r का मान 1 से कम है, तब हमारा ये सूत्र लगेगा Sn बराबर a धन a गुणा 1 ऋण r की घात n बट्टा 1 ऋण r। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो कुल पद हैं वो हैं n, क्योंकि पहले में जब यहाँ पे हम x धन 1 की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं x धन 1 की घात 0। तो 0 से शुरू हो रहा है और n ऋण 1 तक जा रहा है, लेकिन ये जो जहाँ पे x धन 1 की घात 0 है ये भी एक पद है, n धन 1 तक तो जा ही रहा है लेकिन पहले भी एक पद है। तो कुल पद हो जाएंगे n ऋण 1 धन 1। तो कुल पद हम लिख सकते हैं, कुल पद यहाँ पे होंगे, कुल पद हम लिख सकते हैं
n होंगे, क्योंकि यहाँ पे x धन एक की घात 1 है, यहाँ पे x धन 2 की घात x धन 1 की घात 2 है। तो इसी प्रकार x ऋण 1 तक तो ये जा रहा है, लेकिन x ऋण 1 पद तो हमारे पास है ही, लेकिन x धन 1 की घात 1 से भी पहला एक पद है जहाँ पे x धन 1 की घात 0 है। तो इसका मतलब कुल n पद हो गए हमारे पास, और पहला पद है x धन 2 की घात n ऋण 1। तो ये हो जाएगा 1 ऋण x धन 1 बट्टा x धन 2 की घात n बट्टा 1 ऋण x धन 1 बट्टा x धन 2। तो Sn बराबर हम लिख सकते हैं x धन 2 की घात n ऋण 1, ये हो जाएगा x धन 2 की घात n ऋण x धन 1 की घात n बट्टा x धन 2 की घात n, और ये बट्टे में आ जाएगा x धन 2 ऋण x ऋण 1 बट्टा x धन 2। तो बच्चों अब हम ऐसे लिख सकते हैं Sn बराबर x धन 2 की घात n ऋण 1 बट्टा x धन 2 की घात n। अब यहाँ पे जो x धन 2 था ये चला जाएगा सबसे ऊपर मतलब अंश में चला जाएगा ये, तो हम इसे बाहर ही लिख लेते हैं x धन 2। अब ये हो जाएगा x धन 2 की घात n, x धन 2 की घात n ऋण x धन 1 की घात n बट्टे में अब x धन 2 की घात n, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो हमने x धन 2 तो ऊपर लिख दिया। अब हम x धन 2 ऋण x ऋण 1 को अगर हल करें तो ये कट जाएगा आपस में, हमारे पास बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम x धन 2 की घात n को ले आएंगे अंश में, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं x धन 2 की घात n ऋण 1 गुणा x धन 2 की घात ये 1 हो गई, गुणा x धन 2 की घात ऋण का n, जब ये अंश में आएगा हर से x धन 2 की घात n ऋण x धन 1 की घात n। तो ये हो जाएगा Sn बराबर, अब घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार बराबर है x धन 2 की घात n ऋण 1 धन 1 ऋण n, कट जाएंगे सारे मान, तो ये हो जाएगा x धन 2 की घात n ऋण x धन 1 की घात n। तो Sn बराबर आ जाएगा, ये इसकी घात 0 हो जाएगी तो मान 1 हो जाएगा, x धन 2 की घात n ऋण x धन 1 की घात n। विकल्प में अगर हम देखें तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। तो बच्चों इसका उत्तर होगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।